हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम हिमांशु। दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक बात करेंगे। आज हम दोस्तों सामाजिक विज्ञान के पाठ इतिहास के पहले चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, ये हमारा पार्ट 1 है। इसके पहले दोस्तों मैंने इस अध्याय के जो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय है, इसके परिचय के बारे में बात किया था। दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको भी देख लीजिएगा। दोस्तों, हमने 5 पार्ट बनाने का निश्चय किया था पहले ही पार्ट में। दोस्तों, उसको देख लीजिएगा। वो हमारे परिचय के बारे में, इस लेसन के जो यूरोप में राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है, इसके बारे में बहुत ही डिटेल से बताया गया था। दोस्तों, उसको देख लीजिएगा। और आज हम पार्ट 1 जो दोस्तों है कि फ्रांसीसी क्रांति और उसके कारण क्या थे, ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम इसी के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, ये हमारा जो बोर्ड एग्जाम में सामाजिक विज्ञान में दोस्तों 6 नंबर का क्वेश्चन आता है कि फ्रांसीसी क्रांति के बारे में बताइए या उसके कारण बताइए। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप आराम से देखिए इसके। दोस्तों, समझ लीजिए कि फ्रांसीसी क्रांति सन 1789 ईस्वी में हुई थी। यह क्रांति राष्ट्रवाद की पहली राष्ट्र अभिव्यक्ति थी। दोस्तों, इसका अर्थ ये है कि जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी वो सिंपली 1789 ईस्वी में हुई थी, और यह राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति, मतलब कहते हैं ना कि किसी चीज़ को व्यक्त करना, यह पहली बार, यह एक पहली क्रांति थी जिसको व्यक्त किया गया था लोगों के सामने। यह फ्रांसीसी क्रांति पहली क्रांति थी। अभिव्यक्ति का मतलब होता है दोस्तों एक्सप्रेस करना, जिसे कहते हैं ना कि व्यक्त करना, उसे ही ये पहली क्रांति थी जिसे हम व्यक्त कर रहे थे। इसने फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त कर दिया और इस क्रांति के जरिए लोकतंत्र की स्थापना हुई। दोस्तों, इसका सिंपली अर्थ ये है कि राजतंत्र का समाप्त। राजतंत्र क्या होता है दोस्तों? जहाँ पर राजा के अधीन जनता होती है उसे राजतंत्र कहते हैं। और दोस्तों, लोकतंत्र का अर्थ होता है जहाँ पर जो हमारा जो राजा होता है, जो शासक होता है दोस्तों, वो जनता के अधीन होता है। जनता के द्वारा जहाँ चुना गया राजा लोकतंत्र कहलाता है दोस्तों। और राजतंत्र इसका विपरीत होता है दोस्तों। तो वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना इसी क्रांति की वजह से हुई थी फ्रांस में। इस क्रांति से पहले फ्रांस एक ऐसा राज्य था, हाँ दोस्तों, फ्रांस एक राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर निरंकुश राजा का शासन था। निरंकुश का दोस्तों अर्थ ये होता है कि जिसका सत्ता या जनता पर किसी प्रकार का अंकुश ना हो, जो जनता के अधीन कार्य ना करता हो, जनता को विकास की ओर ना ले जाता हो, उसे ही निरंकुश कहते हैं दोस्तों। तो वो जनता के बारे में, जो राजा बना होता है, वो जनता के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता है, इसे ही निरंकुश कहते हैं। वहाँ पर पहले निरंकुश शासन था, निरंकुश राजा ही राजपाट करता था, अर्थात राजा जनता पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं था। दोस्तों, वही मैंने आपको सिंपली बता दिया है। इसका दोस्तों अर्थ ये है कि वहाँ का जो राजा था फ्रांस का, वो जनता के बिल्कुल विपरीत कार्य करता था। जनता के विकास के बारे में कोई ध्यान नहीं था उसका, और ना ही वो जनता के अधीन कोई कार्य करता था। इसके बाद दोस्तों की इस क्रांति के पश्चात फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने सर्वप्रथम यह नियम अपनाया कि जिससे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो गई। दोस्तों, फ्रांसीसी लोगों ने सोचा कि हम सामूहिक पहचान, दोस्तों क्या होता है कि समूह की एकता की पहचान। जैसे हम किसी बारे में कोई करें, हम किसी बारे में दोस्तों जैसे कहते हैं ना कि वहाँ पर जैसे चौराहे पर रोक के धरना प्रदर्शन करेंगे, तो धरना प्रदर्शन में जितने भी एक समूह होता है दोस्तों, काफ़ी लोगों का एक समूह होता है धरना प्रदर्शन के लिए, तो उस समूह की एक पहचान कराने के बारे में फ्रांसीसी लोगों ने सोचा कि जितने भी लोग इस फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े हुए हैं, उनकी एक पहचान होनी चाहिए। इसी बारे में उनके उनके मन में एक विचार पैदा हुआ कि वो अपने समूह की पहचान बनाएंगे। इसके बाद दोस्तों इसके बाद राष्ट्र के लिए फ्रांसीसी ध्वज चुना गया। सिंपल सी बात है दोस्तों, जब कोई एक राष्ट्र बन जाता है, देश बन जाता है, तो उसका कोई ना कोई तिरंगा होता है, उसका दोस्तों फ्लैग होता है। तो जिससे पहले राष्ट्रीय ध्वज की जगह ले ली। दोस्तों, इसके पहले जो राष्ट्रीय ध्वज होता था, वहाँ के फ्रांस के पहले राष्ट्रीय ध्वज की जगह ले ली। जो पहले राष्ट्रीय ध्वज था उसकी जगह जो बाद में बनाया गया, उसने उसकी जगह ले ली दोस्तों। जैसे कि दोस्तों कि राष्ट्रपति जो हमारे थे वो रामनाथ कोविंद जी थे, और अब हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हो गई हैं, तो उन्होंने उनकी जगह ले ली है, उनकी जगह को उन्होंने ले लिया है। ऐसे ही उसने राष्ट्रध्वज ने उसकी जगह ले ली थी पहले वाले ध्वज की। इसके बाद दोस्तों है कि
फ्रांस की क्रांति के अंतर्गत आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए थे। आंतरिक दोस्तों क्या होता है? आयात निर्यात का मतलब होता है कि किसी भी माल को बाहर ले जाना या अंदर लाना, देश से बाहर ले जाना, देश से अंदर लाना। तो जैसे यहाँ लिखा है कि आंतरिक आयात निर्यात कि मतलब राज्य का माल आना जाना, उसके बारे में जो टैक्स होता था दोस्तों, टैक्स वो दोस्तों शुल्क बिल्कुल भी समाप्त कर दिया गया था, उसका कोई शुल्क नहीं पड़ता था। और फ्रेंच भाषा को वहाँ की राष्ट्रीय भाषा बना दिया गया। दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति है, सिंपल सी बात है कि फ्रांस में फ्रेंच भाषा ही उसका राष्ट्रभाषा के रूप में माना गया था। इसके बाद दोस्तों जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट दो लिखे हैं कि नेपोलियन को फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट के नाम से जाना जाता था। दोस्तों नेपोलियन को आप बहुत अच्छे जानते होंगे कि उसने इस क्रांति में बहुत ही बड़ा योगदान दिया है। नेपोलियन को ही दोस्तों नेपोलियन बोनापार्ट के नाम से जाना जाता है। उस समय दोस्तों देख लीजिए कि उस समय फ्रांस पर लुई 16वें का शासन था। दोस्तों जो फ्रांस था मैंने आपको बताया कि कई वंशों का शासन हुआ करता था। पहले तो वहाँ पर लुई वंश का लुई 16वां, दोस्तों ये आपको ऑप्शनल क्वेश्चन में देखने को मिलेगा कि इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना कि फ्रांस में लुई 16वें का शासन हुआ करता था पहले। इसके बाद दोस्तों हम जानेंगे कि इसके जो फ्रांसीसी क्रांति है उसके कारण क्या थे, क्यों फ्रांसीसी क्रांति अपनाई गई थी। दोस्तों देखिए, तो सिंपली दोस्तों हम जान लेते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य कारण क्या थे। दोस्तों ये भी हमारा बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो इसको भी आप अच्छे से लिख के आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और दोस्तों हमसे जुड़े रहिए, हम सोशल साइंस की पूरी तैयारी आपको करा देंगे। दोस्तों आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें आप कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी में दे दूंगा, उससे भी मैसेज कर सकते हैं आप। दोस्तों चैनल से बिल्कुल भी ना करें, अपने दोस्तों पे सब्सक्राइब करिए। आप अगर आप चैनल को हमें नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। दोस्तों थोड़ी सी आप हमारे लिए इतनी हेल्प कर दीजिए, मैं आपके लिए काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ। तो बस देखिए दोस्तों कि फ्रांसीसी क्रांति के जो मुख्य कारण थे दोस्तों क्या थे, कि वो हमारे 4-5 मैंने लिखे हुए हैं जो मुख्य कारण थे, उनके बारे में दोस्तों बस 5 ही को आपको लिख देना है और उसके बारे में एक एक लाइन लिख देना है। कि वहाँ पर जो पहला कारण था फ्रांसीसी क्रांति का, तो वो था अयोग्य शासक। तो अयोग्य शासक दोस्तों क्या था, मैंने आपको पहले ही बताया था कि वहाँ पर निरंकुश शासन हुआ करता था, जो जनता के अधीन नहीं हुआ करता था। वहाँ का राजा अयोग्य था, अयोग्य मतलब बिना अनपढ़ था, वो बिना पढ़ा लिखा हुआ था और बहुत ही कर्तव्यहीन था, शासक था। दोस्तों वह जनता के बिल्कुल विपरीत था, जनता के किसी भी प्रकार की वो हेल्प नहीं करता था और ना ही उनके हिसाब से चलता था। जनता के बारे में वो बिल्कुल भी नहीं सोचता था, अपना बस सोचता रहता था। तो वो अयोग्य शासक जो था वो एक पहला कारण था फ्रांसीसी क्रांति का। इसके बाद दोस्तों जो हम दूसरा जो कारण था कि फ्रांसीसी क्रांति का, वो था मध्यम वर्ग। मध्यम दोस्तों का इसका अर्थ है कि मध्यम वर्ग, जो वकील, अध्यापक, डॉक्टर का निर्माण हो गया था, इसे ही मध्यम वर्ग कहते हैं। तो ये भी दोस्तों हमारा दूसरा कारण था कि फ्रांसीसी क्रांति के कारण में। इसके बाद दोस्तों है कि आम जनता की दयनीय स्थिति, ये दोस्तों हमारा तीसरा कारण है फ्रांसीसी क्रांति का, कि जनता की स्थिति इतनी खराब थी कि लोग रोटी को भी तरसते थे। दोस्तों वहाँ की जो फ्रांस की इतना स्थिति खराब हो गई थी कि वहाँ लोग खाना खाने के लिए भी तरस रहे थे, क्योंकि दोस्तों आपको मैंने पहले ही बताया कि वहाँ का निरंकुश शासन था, किसी प्रकार का कोई वो था ही नहीं जो लोगों को मदद कर सके। इसके बाद दोस्तों हमारा जो चौथा कारण था कि मजदूरों की दुर्दशा। वहाँ पर दोस्तों मजदूरों को असीमित काम देते थे और पैसा भी नहीं देते थे, अर्थात सताते थे। दोस्तों मजदूर होते थे, मजदूरों को बहुत ज़्यादा काम करवाते थे और उनको पैसा बिल्कुल भी नहीं देते थे, उनको खाने की भी तंगी आ जाती थी, इतना ज़्यादा दोस्तों उनको सताते थे। इसके बाद दोस्तों ये भी हमारे चौथा जो हमारा कारण है फ्रांसीसी क्रांति का। इसके बाद दोस्तों हमारा लास्ट और पांचवा कारण है फ्रांसीसी क्रांति का कि आज़ादी पर प्रतिबंध। सिंपली दोस्तों कि बिना कारण बताए लोगों को 2 साल तक जेल में बंद कर देते थे। आज़ादी पर दोस्तों बिल्कुल भी प्रतिबंध था, लोग आज़ाद नहीं थे, अपने मन से कोई भी कार्य नहीं कर सकता था, उनके अधीन ही जो शासक थे, निरंकुश शासक थे, उनके अधीन ही लोगों को कार्य करना पड़ता था। दोस्तों ये हमारे 5 इंपॉर्टेंट थे। इसके बारे में दोस्तों आप बढ़ा के भी थोड़ा लिख सकते हैं, लेकिन इतना ही इम्पॉर्टेंट है, बस आप इतना ही अगर लिख देते हैं तो आपको 6 नंबर कोई नहीं काटेगा, ये मेरा डन बिल्कुल आपसे वादा है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यदि आप हमारे से साथ तैयारी करेंगे तो सोशल साइंस में दोस्तों मैं गारंटी लेता हूं कि आप मेरे हिसाब से तैयारी करेंगे तो आपके 95 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। दोस्तों मैं खुद सब कर चुका हूं तो मुझे पता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।
दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमारी इंस्टाग्राम आईडी दोस्तों बोर्ड एग्जाम हिमांशु से ही चलती है, उस भी आप कमेंट कर सकते हैं। हिमांशु शुक्ला 01 से भी एक हमारी आईडी है, उसको भी आप देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। बाय बाय।